हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझा है कि आखिर मूल अधिकार क्या हैं, फिर उनको कितने भागों में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं, कैसे हमने करा, कौन से भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त हैं, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि व्यक्ति को प्राप्त हैं लेकिन राज्य के विरुद्ध हैं। तो इस तरह करके हम एक एक चीज़ें उनको समझने की कोशिश करे हैं और कैसे उनमें कौन कौन से ऐसे हैं जो सभी अधिकारों का सम्मिश्रण है। इन सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर फंडामेंटल राइट्स के विभाजन को, कि उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे पूरा कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12 से 35 तक का जो पूरा क्षेत्र है ये, तो इसको पूरे को कितने भागों में कैसे करके इनको विभाजित किया गया है। ठीक, तो ये कह सकते हैं आप कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों का वर्गीकरण। ठीक, या आर्टिकल का वर्गीकरण, मूल अधिकार के या भाग 3 का वर्गीकरण। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आए कि क्वेश्चंस मान लो आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या ये दे दें कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक, पार्ट 3। तो ऐसे करके उन्हीं को आप यहाँ से समझेंगे। तो हम इन्हीं का विभाजन कर रहे हैं, तो चलिए विभाजन करते हैं। ठीक है, तो पहला इसे बोलते हैं मूल, यानी कि ऐसा वर्गीकरण इस संविधान का जो कि पहला पार्ट है उसे हम मूल बोलते हैं, है ना, या सामान्य कहें कि सामान्य वर्गीकरण कर दिए इसका। ठीक, जिसमें आर्टिकल कुछ रखे जाएंगे, तो अलग अलग करके इनका हम विभाजन करते हुए चलेंगे ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। तो जैसे कि एक होगा मूल संवर्ग, एक होगा सामान्य संवर्ग, तो इस तरह करके अलग अलग। तो चलिए हम लिखते हैं वर्गीकरण। तो मौलिक अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का सामान्य संवर्ग, ठीक, लिखें आप सामान्य संवर्ग। ठीक है, सेकंड मौलिक अधिकारों का मूल संवर्ग, क्या है, मूल संवर्ग, मूल संवर्ग। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो अपवादित हैं। ठीक, तो अपवादित, अपवादित या निर्बंधनकारी कहें आप, रिस्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक, निर्बंधन है ना, निर्बंधनकारी संवर्ग। और नेक्स्ट लिखेंगे कि इनको क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। ठीक, तो कुछ मूलाधिकार हैं जो इसके क्रियान्वयन को पावर देते हैं। तो क्रियान्वयन कारी संवर्ग, क्रियान्वयनकारी संवर्ग। तो आपने देखा कि इन मूल अधिकार को इतने भागों में यानी कि 4 भागों में हमने विभाजित किया। अब इन्हीं 4 भागों के विभाजन से आप इनको अलग अलग करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने सामान्य संवर्ग जो करा, इस सामान्य संवर्ग में 2 आर्टिकल्स रखे जाते हैं। इसमें 2 आर्टिकल रखे जाते हैं और ये 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। यहाँ आर्टिकल 12 जो है
तो यह बात करता है परिभाषा की, किसकी? स्टेट की। तो राज्य की परिभाषा की बात करता है कि राज्य आखिर क्या होंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ के चलनी है कि राज्य की ये परिभाषा बताते हैं। सेकंड, आर्टिकल जो 13 है यह बताएगा कि इस भाग में जो कोई भी विधियां अगर बनाई जाती हैं तो अगर इसके बियॉन्ड हैं, इसके विरुद्ध हैं, इसके पावर को कम करती हैं तो ये इन्हें लागू नहीं होने देगा इसमें। यानी कि ये क्या करता है कि उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक। इनकॉन्सिक्वेंट अगर की गैर संवैधानिक विधियां हुई जो इसको कमजोर करती हैं, उनके विरुद्ध ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव है। आर्टिकल ये 13 इसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये बातें याद रखनी है। तो चलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, फिर जैसे इनको थोड़ा और आगे चल के हम क्लासिफिकेशन के बाद इनको समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि ये कैसे आगे करके होती हैं। तो यहाँ समझें आप कि आर्टिकल 12 जो है, तो हमने क्या कहा कि इसमें स्टेट की परिभाषा बताता है, मतलब कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक। राज्य की परिभाषा ये बताता है। अच्छे से लिख देते हैं, डिफिनेशन डिफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक। चलिए ये आ जाए। डिफिनेशन, अब यह क्या करता है, इसमें हमने कहा कि यह इसे अगर कोई लॉ बनता है तो उस लॉ कैसा होना चाहिए, इनकॉन्सिक्वेंट, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसकी पावर को कम नहीं करे, है ना। ये बात आपको याद रखनी कि ऐसी विधियां हों जो मौलिक अधिकार के बीच संबंध को बताए, उसके संबंध को कमजोर ना करे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, कि ऐसी विधि और मौलिक अधिकार के विरुद्ध मौलिक अधिकार के बीच संबंध को बताता है। क्या करता है? संबंध को बताता है। समझ आ रही बात? ये काम करता है यहाँ, ये याद रखना। अब मूल संवर्ग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ आप ये दो पार्ट इनको और थोड़ा समझें पहले कि ये अपवादित और निर्बंधनकारी, ठीक। तो इनमें से इसमें आपको मूल में पूरे 6 पार्ट मिलेंगे। इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके उनको फिर बताएंगे आपको। यहाँ पहले इसमें आप समझें कि ये जो मूल संवर्ग के बाद जो अपवादित संवर्ग है, तो ये ऐसा संवर्ग है जो कि विवाद क्रिएट करता है इस संविधान या पार्ट 3 में। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो जैसे कि आर्टिकल 31 का 31A, ऐसे ही 31B, ऐसे ही 31C, ठीक। तो 3 हैं, 31A, 31B, 31C, ठीक। या कि आप ऐसे में कंफ्यूज होंगे तो इन्हें अगर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। 31A, 31B, 31C, ये 3 अलग अलग हैं। अब ये जो हैं तो कुछ अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में ऐड किए गए थे। तो जैसे कि
31A जो है तो ये फर्स्ट संविधान संशोधन में आया था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जब इंक्लूड किया गया। 31B जो है तो यह भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ही रखा गया। ठीक, बात समझ आ रही है इतनी। लेकिन जो 31C है, इस 31C को 25वां यानी कि 25 अमेंडमेंट किया गया 1971 में और ऐड किया गया। तो यह है 1971 में। ठीक, कुछ और भी हैं, उसमें है आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। अब इन आर्टिकल्स को बस आपको भी याद रखना है, यहाँ हम ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मूल संवर्ग के बारे में यानी कि जो 6 पार्ट हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि प्रश्न वहाँ से इनको डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद हूबहू कर लेने हैं, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। क्रियान्वयनकारी संवर्ग में कौन सा है? तो क्रियान्वयनकारी संवर्ग में आता है आर्टिकल 35, क्योंकि जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी बात तो करते हैं पर कोई आर्टिकल क्रियान्वयन का पावर ही नहीं देता, तो यानी कि आर्टिकल 35 इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो बात समझ आ रही है। आर्टिकल 35 क्रियान्वयन का पावर देता है। जैसे कि हम बात करें अगर आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 आपको कहता है कि अस्पृश्यता मान्य नहीं होगी, छुआछूत जैसे जो हैं उनके विरुद्ध वो बात करता है, पर कहीं भी दंडिक प्रावधान या दंड की प्रावधान नहीं करता है, कोई पावर ही नहीं बताता वो। तो उसके लिए फिर कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसमें देखेंगे आप कि फिर परिवर्तन किए गए, सिविल संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक, अस्पृश्यता पहले अधिकार अधिनियम बनाया गया, फिर सिविल संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके क्रियान्वयन को पावरफुल करने के लिए आर्टिकल 35 का ही सहारा लिया गया। तो इस हिसाब से आर्टिकल 35 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक, इसी तरह इसमें कुछ और भी विवादित चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि ये जो आर्टिकल हैं इन्हीं के साथ कुछ और भी आपको मिलते हैं, जैसे मिलेंगे कि आर्टिकल ये जो निर्बंधनकारी हैं, इन्हीं निर्बंधनकारी को पावरफुल और भी कुछ आर्टिकल दिखाते हैं, जैसे कि लिखें आप आर्टिकल 358। ठीक, और ऐसे ही आर्टिकल 359। ठीक, इन आर्टिकल में आप देखेंगे कि ये बताएंगे कि किस परिस्थिति में ये अधिकार कैसे कमज़ोर होंगे। ठीक, मूल अधिकार, जैसे कि आपातकाल अगर लगेगा तो कितने मौलिक अधिकार वजूद में रहेंगे, कौन से मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल 19 स्वतः ही बंद हो जाएगा, तो वह किस आर्टिकल के तहत बंद होता है? क्या सभी आर्टिकल ख़त्म कर दिए जाते हैं? तो वो सारी कौन करते हैं? इन्हीं निर्बंधनकारी जो हैं, तो यही आर्टिकल कुछ बात करते हैं, पर वो विषम परिस्थितियों की भी बात करते हैं कि ये आर्टिकल जो है ये बताते हैं कि पार्ट 3 किनके परिस्थितियों की बनने की वजह से इनको बैन किया जा सकता है। ठीक, पर आर्टिकल 21 नहीं होगा, यहीं से वे भी पावर मिलता है। तो याद रखना, तो आर्टिकल 21 जो है तो इतना पावरफुल है कि कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं देश के अंदर, लेकिन 21 को आप नहीं रोक सकते हो, उसमें पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो ये बातें भी आपको याद रखती रहेंगी। अब यहाँ 6, तो क्या मूल जो हमारा संविधान था, तो क्या उस मूल संविधान में 6 ही थे? तो नहीं, उसे आप लिखें नोट करके कि हमारे पास 7 थे। नोट लिखें
कि जो हमारा मूल अधिकार था उसमें 7 थे। ठीक, तो मूल अधिकार में कितने थे उसे आप अपने से लिख लेंगे। मूल अधिकार में 7 थे, लेकिन एक अधिकार जो है तो हटा दिया गया। ठीक, और वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटा दिया गया। तो नोट कि संविधान संशोधन यानी कि 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया है ना। लेकिन निकाल के कहाँ कर दिया गया? निकाल तो दिया गया, ठीक है ना, निकाल दिया गया। और ये भी तो रखना पड़ेगा। और उसे रखा कहाँ गया? तो उसे रखा गया भाग 12, ठीक। और भाग 12 में रखा गया, तो भाग 12 का अध्याय 4, भाग 12 का अध्याय 4 में आर्टिकल 300A में रखा गया, ठीक। तो अब पता चला कि आखिरकार निकाला गया तो फिर कहाँ रखा गया, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। ये भी आपको याद रखना है कि आखिरकार यहाँ से निकाला गया तो उसे आखिर रखा कहाँ गया। तो भाग 12 के अध्याय 4 के आर्टिकल 300A में रखा गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपके क्लासेस कैसी लगती हैं, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।